So, good morning, friends, aspirants, and welcome to our channel पीसेस बाबा पावर्ड बाय लोक सेवा अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोक सेवा चैनल पर। होप यू आर एंजॉइंग दिस इनिशिएटिव एंड इट इज़ हेल्पिंग टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस आफ्टर रीडिंग द सिलेबस। आई होप एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ you can give your suggestion in comment section on website and also on group and on YouTube comments. You can give your suggestions if any improvements are anything, any constructive or destructive, whatever you may be. You can also criticize if something is gone wrong. Okay friends, so your comments and suggestions are most welcome. Please suggest for improvement and keep on learning, and please be part of this initiative and enjoy this initiative, and please read seriously and attempt this initiative seriously. As I already told you, in 50 days we are going to cover all the syllabus, most of the syllabus and most important current affairs, which is going to be very useful for coming examination for UPPCS prelims. ओके दोस्त, सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होने जा रहा है। अगर आप इसका सही से यूटिलाइजेशन करेंगे, आप पूरी तरह से कमिटेड होकर इसको अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो दिस इनिशिएटिव इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल इनिशिएटिव फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके फ्रेंड्स, ओके मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर नेट प्रैक्टिस डे 4। आज चौथा दिन है, चौथे दिन का क्वेश्चन और आंसर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ओके मूविंग फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इन द मैरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। जो मैरीन एनवायरनमेंट है उसमें मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। प्लैंक्टन्स है, सीवीड्स है, मैरीन एंजियोस्पर्म्स है, एक्वेटिक बराफाइट्स। सो एज आई यू नो द प्लैंक्टन पाइथो प्लैंक्टन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनको कि लंग्स ऑफ द वो कहा जाता है, होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीन डाइवर्सिटी के लिए प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये होते हैं। तो प्लैंक्टन्स जो मैरीन वो है उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बारे में एक्सप्लेन में हम अपने टॉपिक में भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ फूड चेन मैन क्या है, ह्यूमन बीइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बट समटाइम्स यू मेक मिस्टेक, सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट सच क्वेश्चंस आल्सो। सो इसमें प्रोड्यूसर्स है ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राइमरी बिकॉज ओमनिवर्स और हर्बीवर्स आल्सो देयर, सब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग होते हैं, दोनों तरह के लोग हैं, इसलिए ये ओमनिवर्स हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ स्पेस। जो अर्थ का लार्जेस्ट एरिया सरफेस कवर करता है, कौन सा इकोसिस्टम में। इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि डेजर्ट सिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, देन माउंटेन इकोसिस्टम, डी मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन मतलब कि समुद्र से जुड़े, सागर जो होते हैं, जलीय इकोसिस्टम। ठीक है, मैरीन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है, हमारे दो तिहाई भाग पर लगभग समुद्र है, तो इस हिसाब से मैरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन टुडे। चौथा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो ऐसा कौन सा टर्म है जो केवल फिजिकल स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है उसके एक ऑर्गेनिज्म ने, उसके अलावा उसकी जो फंक्शनल रोल है वो भी डिफाइन करता है, कि जो फिजिकल स्पेस है लिया है उसके साथ साथ उसका क्या फंक्शन है इकोसिस्टम में। दैट टर्म दिस डिफाइंस दीज थिंग्स नोन एज, यू हैव टू फाइंड आउट। तो ऑप्शन क्या है, इसमें इकोटर्म है, इकोलॉजिकल नीड्स है, हैबिटाट है, होम रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट चारों टर्म, इसमें तीनों टर्म, चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका, इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं उसको, नीस बोलते हैं उसको, NICHE। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या क्या जो भी होता है, जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड प्लस उसका जो फंक्शनल रोल इन द इकोसिस्टम, दे टुगेदर नोन एज इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, नाउ ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। इकोलॉजिकल नीड्स कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम comprising species habitat requirements as well as its functional role. Okay, whatever we already have discussed. Now पांचवा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, the number of organisms that can be supported by the environment in a given are known as। number of organisms that can be supported by environment in a given area
इज़ नोन एज, एरिया है, यहाँ पे ए छूट गया है। इसका ऑप्शन क्या है, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी प्रियॉर्डिनल। इसमें ये आई थिंक वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन सम फर्स्ट और सेकंड डे, बट स्टिल ओके फॉर योर प्रैक्टिस इट इज़ ओके। सो कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको जो, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज एनवायरनमेंट इज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इन स्पीशीज दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इंडेफिनिटली। तो सस्टेनेबल पॉपुलेशन का जो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ओके। छठवां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज। जो स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है उसकी कौन सा नहीं है। इसमें ब्रॉड नीस है, लार्ज बॉडी साइज है, नैरो साइज है, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सो ब्रॉड नीस हो जो है वो एक्सटेंशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि इफ एनी स्पीसीज हैविंग ब्रॉड नीस इट मीन्स दैट इट कैन सर्वाइव, इट्स सस्टेनेबिलिटी इज मोर। You broad knees, you should have, any organism should have broad knees for more survivability and sustainability. So यहाँ पे ऑप्शन ए है जो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। नौ सातवां क्वेश्चन का रेड डाटा बुक, सिंपल क्वेश्चन है, इज पब्लिश्ड बाय, बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें WWF है, IUCN है, IPCC है, यूनियन पी। इस चारों ऑप्शन को आप देख लीजिएगा व्हेन दे स्टार्टेड, सॉरी, ठीक है। तो रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाई, इसमें से ऑप्शन बी है, IUCN बहुत फेमस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है। तो इसमें आप WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। देन IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। चारों कब स्टार्ट हुए, इनका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, दिस थिंग जस्ट यू सर्च अबाउट ऑल दोज टर्म्स, ठीक है दोस्तों। नौ आठवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो अभी IUCN हम देखें रेड डाटा बुक, उसमें रेड डाटा बुक में IUCN लगभग आई थिंक 7 कैटेगरीज इट गिव्स, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, देन एक्सटिंक्ट सबसे वो है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसमें गोल्डन ओरल है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, इंडियन फेंटल फिजन है, इंडियन सन बर्ड है। इसके अंदर क्या है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, में पाया जाता है ये। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसमें 3 दिए हुए थे, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, घड़ियाल एंड रेड हैंगुल। हैंगुल कहाँ पाया जाता है, डच्चीगाम नेशनल पार्क, दैट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, JNK में है, ठीक है। डच्चीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है, JNK में है। ये 3 स्पीसीज आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो लिस्टेड डाउन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। देयर आर सो मेनी अदर species also which are critically endangered, but I have listed down here 3 which are more important and which are being asked in examination more frequently. So great Indian bustard, ghadial and hangul, these are the critically endangered species right now. Now 9th question, which of the following is an important strategy for conservation of biodiversity. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट है, इसमें है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन्स, नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वो पूरी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, पूरे एरिया को एज ए बायोडाइवर्सिटी, ना कि जैसे नेशनल पार्क में क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक टाइगर को, कहीं कुछ को, कहीं ये लायन को, जैसे गिर लायन क्या है गुजरात नेशनल पार्क में किया जाता है। लेकिन जब बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है तो पूरे एरिया, द होल एरिया और इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। So that is the most important. Conservation of biodiversity is important for, as a biosphere reserve is the more important term for that. Okay. Here you can see the explanation. You can read the explanation. ठीक है। तो now 10वां क्वेश्चन क्या है, which of the following cases commonly used in cryobank for ex situ conservation. Ex situ मतलब external, outside from any species natural habitat. If it is being preserved as a natural habitat, then it is in situ conservation. If it is being preserved at outside of their natural habitat, then that is known as ex situ preservation. So here it is asking cryobank. cryobank में कौन सी गैस होती है, cryobank क्या होता है, जो हमारा जीन और सीड बैंक होते हैं, जीन जेनेटिक चीज़ें सुन कहते हैं, जीन बैंक लाइक क्रायोबैंक उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या कौन सी गैस यूज होती है, तो ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन CO2 मीथेन इसमें, लेकिन नाइट्रोजन गैस यूज होती है, ठीक है। अंडर स्टोरेज ऑफ सीड्स,
पोलन टिश्यूज एम्ब्रॉयज इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसको क्या कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में जो भी एम्ब्रॉयज होते हैं या पोलेंस होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं सम रिसर्च पर्पजेज बायोमेडिकल, उसमें स्टोर किया जाता है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन क्या है, CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, N2। इसमें आप देख सकते हैं कि N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट एन nitrogen not dioxide, nitrogen is not a greenhouse gas, okay, rest are all are greenhouse gases. Just see here explanation is there, ozone, these are the primary greenhouse gases. Now moving forward, 12th question is which of the following are the largest emitter of GHGs greenhouse gases in recent years। कौन सी कंट्री ये है जो सबसे लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है। इसमें ऑप्शन क्या है, इंडिया, USA, जापान एंड चाइना। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट इमिटर इन रिसेंट ईयर्स आई थिंक। सो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एज पर एमिशन गैप रिपोर्ट बाय UNEP। ये भी इंपॉर्टेंट है कि UNEP क्या एमिशन गैस रिपोर्ट जारी करता है। द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटेड कंट्रीज आर क्या, कौन कौन से हैं, इसमें देख लीजिए ऑर्डर में है कि चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री, देन USA है, देन यूरोपियन यूनियन एंड फोर्थ नंबर इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इमिटर ऑफ द GHG ग्रीन हाउस गैसेज है। जस्ट keep in mind, it's important because we are the fourth largest polluter of environment, greenhouse gases emission। China first number, US, China is obvious, so US second number पे है, यूरोपियन यूनियन देन। ठीक है, नाउ 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाई स्मोक। स्मोक बताया था आपको कि ये जो होता है स्मोक प्लस फॉग से होता है, इसका क्या रीजन है भी आपने डिस्कस किया था। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, कौन सा डिजीज नहीं होता है, रिकेट्स, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो स्मोक के द्वारा कौन सा होता है, स्मोक से, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें स्किन कैंसर होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें नो सॉरी ऑप्शन नहीं, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बोथ है ने, बोथ है 2 3 1 2 3 एंड डी इसका है 1 2 3, लाइक 3 जो है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर नहीं होता है स्मोक से। ठीक है, स्मोक जो है इससे कैंसर नहीं कॉज होगा, बट अदर प्रॉब्लम्स होंगे, लाइक रिकेट्स हो जाएगा, देन थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, देन चौदहवां क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज फ्लोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए कि फ्लोरो जो वाटर पोल्यूशन है उसके कारण कौन से, फ्लोराइड के कारण इसमें बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, फ्लोराइड के कारण कौन सा डिजीज होता है। दिस थिंग्स यू जस्ट स्टडी फ्रॉम फंडामेंटल बुक लाइक शंकर IAS और सम NCERT बुक्स, ओके, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, ना 15वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल। ताजमहल का जो कलर हो रहा है वो जो संगमरमर का है उसका, इट इज़ टर्निंग येलो, वाई, ड्यू टू विच गैस। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग भी दिया था कि ऑल द फैक्ट्रीज नियर बाई ताजमहल विद इन सम आई थिंक 10 or 15 किलोमीटर दे शुड बी शट डाउन। सो बिकॉज द कलर ऑफ ताजमहल इज फेडिंग, इट इज़ गेटिंग येलोइश। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रियों से निकलते थे, जो केमिकल फैक्ट्रीज थी, जो यूरिया फैक्ट्रीज थी या जो भी अदर फैक्ट्रीज थी जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 CCPI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2000 में इंडिया का कौन सा रैंक है, जिसमें ऑप्शन के लिए 3rd 7th 9th एंड 10th। इसका ऑप्शन क्या, 9th है। CCPI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज में पहले जर्मन वॉच, ये भी आप देख लीजिएगा, इट इज़ पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, ये जस्ट सी जर्मन वॉच। एंड इंडिया का रैंक क्या है 2020 में, ये है 9th। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन, अंडर इंटरनेशनल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। INDC क्या है, आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लीजिए, इट इज़ लिटिल बिट डीपर। सो UNFCCC COP25 already we have asked a question and we discussed at Paris. Many countries promised to reduce the emission of greenhouse gases. So under this INDC was given. कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि this INDC is related with which term, which means conference or related to which like greenhouse or ozone layer depletion, like that they
ask sometimes simple question. So INDC related with the greenhouse gases and पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ऑप्शन देख लीजिए. इंडिया का जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑप्शन देखिए, इट इज रिलेटेड टू SDG. इसमें है इंडिया प्रमोट्स टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इस GDP बाय 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या है. इट इज़ रिलेटेड टू SDG. ये रॉन्ग है, SDG से रिलेटेड नहीं, ये ग्रीन हाउस गैसेज से है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है एक्चुअली. इसका आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम दे आस्क व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया हैज़ टेकन टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज आर टू सेव द क्लाइमेट चेंज आर टू रिस्पॉन्ड from the climate change. So you can write these things. India has this under INDC. India has taken these places. So please remember these here. Explanation you can see it is given. INDC related to the Paris climate change under which India promised for. There are 4 things. Important term है, इसको आप नोट करिएगा प्लीज़. सो पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इस GDP बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. 2005 से लेके इसके लेवल से लेके 2030 तक 33 to 35% इसका जो है इक्विवेलेंट टू GDP, इट विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी. ठीक है. दूसरा प्लेस क्या है, अटेन 40% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर कैपेसिटी. भाई ये भी इंपॉर्टेंट है. नॉन फॉसिल फ्यूल ना विदाउट कोल एंड अदर थिंग्स, इट विल गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 अप टू 40% कैपेसिटी. ठीक है. तीसरा क्या है, क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 बाई एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. मतलब फॉरेस्टेशन से और ट्री कवर से लगभग 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, सिंक बनाएगा. ठीक है. चौथा क्या है, क्लाइमेट एडॉप्शन एंड पाथ फॉर क्लियर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मेंस के हिसाब से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल दोज फैक्ट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 18 क्वेश्चन है. 18 क्वेश्चन, इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019. इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. एवरी एग्जाम दे आर आस्किंग, बट यू नीड टू मेंटेन एंड रिमेंबर द इंडियाज़ रैंक. इंडिया का रैंक कितना है इसमें ऑप्शन में 2019 में देख लीजिए, 140, 129, 142, 112. इसमें ऑप्शन क्या है, 129 है. 2018 में कितना था, 130 था. एक रैंक पीछे हुआ है. या प्लीज़ समटाइम दे आस्क व्हाट वेदर इंडियाज़ रैंक इज इंक्रीज, डिक्रीज्ड और रिमेन अनचेंज. समटाइम ऑल्सो दे कैन आस्क सच क्वेश्चन. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इंडिया रिलीज बाई UNDP है. ये SDI जो है UNDP रिलीज करता है. इंडिया का रैंक है एज़ कम्पेयर टू 130th इन 2018. ठीक है. और इम्प्रूविंग 1 पोजीशन, इम्प्रूविंग एक पोजीशन इम्प्रूव हुआ है, गलत नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ है, इम्प्रूव हुआ है. ठीक है. SDI यहाँ 3 चीज़ें बेसिक डायमेंशन पे मैनेज करता है, ये भी आप देख लीजिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड देन पर कैपिटा इनकम. ये मेंस के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. समटाइम दे आस्क, लास्ट ईयर आल्सो दे आस्क मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या उसमें है. समटाइम्स दे आस्क सच क्वेश्चन. ठीक है. नाउ 19 क्वेश्चन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM लोकेटेड एट, कहाँ पे है. तो इसका आंसर देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जयपुर, हिसार, भोपाल. इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर. इट इज़ लोकेटेड एट जयपुर. ठीक है. 20th क्वेश्चन क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट. बांदीपुर निकलेगा, ऑप्शन क्या है, बिहार, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटका में. इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू कवर ऑल दोज नेशनल पार्क्स, ऑल दोज इंडेक्सेस. आई जस्ट एक्सप्लेन दैट वी आर गोइंग टू कवर दीज थिंग्स इन डिटेल इन ओवर a period of 50 days plan. Okay friends, so I think you're enjoying this initiative. Please give your suggestions and please follow this schedule and this initiative rigorously. Definitely it is going to help in tremendous way and you're going to clear this prelims. Definitely, it's my guarantee. I can guarantee if you follow this initiative with full heart and full dedication and full discipline, you are going to clear this UPPCS prelims exam undoubtedly. Okay friends, so please follow कीजिए और enjoy कीजिए. हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए. be healthy, be safe and keep learning. See you again in next video. Thank you.